श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सादत हसन मंटू की कहानी खुदा की कसम। उधर से मुसलमान और इधर से हिंदू अभी तक आ जा रहे थे। कैंपों के कैंप भरे पड़े थे, जिनमें मिसाल के तौर पर तिल धरने के लिए वाकई कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें लोग ठूंसे जा रहे थे। गल्ला नाकाफी है, सेहत की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, बीमारियां फैल रही हैं। इसका होश किसको था? एक अफरा तफरी का वातावरण था। सन 48 का आरंभ था, संभवतः मार्च का महीना था। इधर और उधर दोनों तरफ रजाकारों के जरिए से अपहृत औरतों और बच्चों की बरामदगी का प्रशंसनीय काम शुरू हो चुका था। सैकड़ों मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां इस नेक कार्यवाही में हिस्सा ले रहे थे। मैं जब उनको कार्यरत देखता तो मुझे बड़ी आश्चर्यजनक खुशी हासिल होती। यानी खुद इंसान की बुराइयों के आसार मिटाने की कोशिश में लगा हुआ था। जो अस्मतें लुट चुकी थी, उनको और अधिक लूट खसोट से बचाना चाहता था। किस लिए? इसलिए कि उसका दामन और अधिक धब्बों और दागों से भरपूर न हो, इसलिए कि वह जल्दी से जल्दी अपनी खून से लिचड़ी अंगुलियां चाट ले और अपने जैसे पुरुषों के साथ दस्तरखान पर बैठकर रोटी खाए। इसलिए कि वह इंसानियत का सुई धागा लेकर जब तक दूसरे आंखें बंद किए हैं अस्मतों के चाक रफू कर दे। कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इन रजाकारों की जद्दोजहद फिर काबिले कद्र मालूम होती थी। उनको सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हजारों बखेड़े थे जो उन्हें उठाने पड़ते थे, क्योंकि जिन्होंने औरतें और लड़कियां उठाई थी अस्थिर थे। आज इधर कल उधर, अभी इस मोहल्ले में, अभी दूसरे मोहल्ले में, और फिर आसपास के आदमी भी उनकी मदद नहीं करते थे। अजीब अजीब दास्तानें सुनने में आती थी। एक लियाजा अफसर संपर्क अधिकारी ने मुझे बताया कि सहारनपुर में 2 लड़कियों ने पाकिस्तान में अपने माँ बाप के पास जाने से इनकार कर दिया। दूसरे ने बताया कि जब जालंधर में जबरदस्ती हमने एक लड़की को निकाला तो काबिज के सारे खानदान ने उसे यूं अलविदा कही जैसे वह उनकी बहू है और किसी दूर दराज सफर पर जा रही है। कई लड़कियों ने माँ बाप के खौफ से रास्ते में आत्महत्या कर ली। कुछ सदमों की ताब न लाकर पागल हो चुकी थी। कुछ ऐसी भी थी जिनको शराब की लत पड़ चुकी थी। उनको प्यास लगती तो पानी की बजाय शराब मांगती और नंगी नंगी गालियाँ बकती। मैं उन बरामद की हुई लड़कियों और औरतों के बारे में सोचता तो मेरे मन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते। इन पेटों का क्या होगा? उनमें जो कुछ भरा है उसका मालिक कौन बने? पाकिस्तान या हिंदुस्तान? और वह 9 महीने की बारबरदारी, उसकी उजरत पाकिस्तान अदा करेगा या हिंदुस्तान? क्या वह सब जालिम फितरत या कुदरत के बही खाते में दर्ज होगा? मगर क्या इसमें कोई पन्ना खाली रह गया है? बरामदाह औरतें आ रही थी, बरामदाह औरतें जा रही थी। मैं सोचता था, ये औरतें भगाई हुई क्यों कहलाई जाती थी? इन्हें अपहृत कब किया गया है? अपहरण तो एक बड़ा रोमांटिक कार्य है, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं। वह एक ऐसी खाई है जिसको फांदने में पहले दोनों रूहों के सारे तार झंझना उठते हैं। लेकिन यह अगुआ कैसा है कि एक निहत्थी को पकड़कर कोठरी में कैद कर लिया।
लेकिन वह जमाना ऐसा था कि तर्क वितर्क और फलसफा बेकार चीजें थी। उन दिनों जिस तरह लोग गर्मियों में भी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर सोते थे, इसी तरह मैंने भी अपने दिल दिमाग के सब खिड़कियां व दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि उन्हें खुला रखने की ज्यादा जरूरत उस वक्त थी, लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुछ सूझता नहीं था। बरामदाह औरतें आ रही थी, बरामदाह औरतें जा रही थी। यह आवागमन जारी था, तमाम तिजारती विशेषताओं के साथ, और पत्रकार, कहानीकार, शायर अपने कलम उठाए शिकार में व्यस्त थे। लेकिन कहानियों और नज़्मों का एक बहाव था जो उमड़ा चला आ रहा था। कलमों के कदम उखड़ उखड़ जाते थे, इतने सैद थे कि सब बौखला गए थे। एक लियाजा अफसर मुझसे मिला, कहने लगा, तुम क्यों गुमसुम रहते हो? मैंने कोई जवाब न दिया। उसने मुझे एक दास्तान सुनाई। अफरीद औरतों की तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर चौथे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, बड़ी मुश्किल से लक्ष्य मोती हाथ आता है। मैंने दिल में कहा, कैसे मोती, असली या नकली? तुम्हें मालूम नहीं हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था। हम बॉर्डर के इस पार सैकड़ों फेरे कर चुके हैं। अजीब बात है कि मैंने हर फेरे में एक बुढ़िया को देखा। एक मुसलमान बुढ़िया, अधेड़ उम्र की थी। पहली मर्तबा मैंने उसे जालंधर में देखा। परेशान हाल, खाली दिमाग, वीरान वीरान आंखें, गर्द व गुबार से अटे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। उसे न तन का होश था न मन का, लेकिन उसकी निगाहों से यह साफ जाहिर था कि वह किसी को ढूंढ रही है। मुझे बहन ने बताया कि यह औरत सदमे के कारण पागल हो गई है। पटियाला की रहने वाली है। इसकी इकलौती लड़की थी जो इसे नहीं मिलती। हमने बहुत जतन किए हैं उसे ढूंढने के लिए, मगर नाकाम रहे। शायद बलवों में मारी गई, मगर यह बुढ़िया नहीं मानती। दूसरी बार मैंने उस पगली को सहारनपुर के लारियों के अड्डे पर देखा। उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब और जर्जर थी। उसके होठों पर मोटी मोटी पपड़ियां जमी थी, बाल साधुओं के से बने थे। मैंने उससे बातचीत की और चाहा कि वह अपनी व्यर्थ तलाश छोड़ दे। चुनांचे मैंने इस मतलब से बहुत संगदिल बनकर उससे कहा, माई, तेरी लड़की कत्ल कर दी गई थी। पगली ने मेरी तरफ देखा। कत्ल नहीं। उसके लहजे में फौलादी यकीन पैदा हो गया। उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। और वह चली गई अपनी व्यर्थ तलाश में। मैंने सोचा, एक तलाश और फिर। लेकिन पगली को क्यों इतना यकीन था कि उसकी बेटी पर कोई कृपाण नहीं उठ सकती? कोई तेज धार या कुंद छुरा उसकी गर्दन की तरफ नहीं बढ़ सकता? क्या वह अमर थी या क्या उसकी ममता अमर थी? ममता तो खैर अमर होती है, फिर क्या वह अपनी ममता ढूंढ रही थी? क्या इसने उसे कहीं खो दिया? तीसरे फेरे पर मैंने उसे फिर देखा, जब वह बिल्कुल चिथड़ों में थी, करीब करीब नंगी। मैंने उसको कपड़े दिए, मगर उसने कबूल न किए। मैंने उससे कहा, माई, मैं सच कहता हूँ, तेरी लड़की पटियाले में ही कत्ल कर दी गई थी। उसने फिर फौलादी यकीन के साथ कहा, तू झूठ बोलता है। मैंने उससे अपनी बात मनवाने की खातिर कहा, नहीं, मैं सच कहता हूँ। काफी रो पीट लिया है तुमने, चलो मेरे साथ, मैं तुमको पाकिस्तान ले चलूंगा। उसने मेरी बात न सुनी और बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाते बड़बड़ाते वह एकदम चौंकी। अब उसके लहजे में यकीन फौलाद से भी
ठोस था। नहीं, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों? बुढ़िया ने हौले से कहा, वह खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, उसे तमाचा तक नहीं मार सकता। मैं सोचने लगा, क्या वाकई वह इतनी खूबसूरत थी? हर माँ की आंखों में उसकी औलाद चंदे आफताब, चंदे महताब होती है, लेकिन हो सकता है वह लड़की वास्तव में खूबसूरत हो। मगर इस तूफान में कौन सी खूबसूरती है जो इंसान के खुरदुरे हाथों से बची है? हो सकता है पगली इस थोथे ख्याल को धोखा दे रही हो। फरार के लाखों रास्ते हैं। दुख एक ऐसा चौक है जो अपने इर्द गिर्द लाखों बल्कि करोड़ों सड़कों का जाल बना देता है। बॉर्डर के इस पार कई फेरे हुए। हर बार मैंने उस पगली को देखा। अब वह हड्डियों का ढांचा रह गई थी, दृष्टि कमजोर हो चुकी थी, टटोल टटोल कर चलती थी, मगर उसकी तलाश जारी थी, बड़ी तल्लीनता से। उसका यकीन उसी तरह स्थिर था कि उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए कि उसे कोई मार नहीं सकता। बहन ने मुझसे कहा, इस औरत से मगजमारी फजूल है, इसका दिमाग चल चुका है। बेहतर यही है कि तुम इसे पाकिस्तान ले जाओ और पागल खाने में दाखिल करा दो। मैंने उचित न समझा। उसकी ये भ्रामक तलाश तो उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी, जिसे मैं उससे छीनना नहीं चाहता था। मैं उसे एक लंबे चौड़े पागल खाने से, जिसमें वह मीलों की यात्रा तय करके अपने पाँवों के आबलों की प्यास बुझा सकती थी, उठाकर एक छोटी सी चारदीवारी में कैद करना नहीं चाहता था। आखिरी बार मैंने उसे अमृतसर में देखा। उसकी दयनीय स्थिति ऐसी थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फैसला कर लिया कि उसे पाकिस्तान ले जाऊंगा और पागल खाने में दाखिल करा दूंगा। वह फरीद के चौक में खड़ी अपनी आधी अंधी आंखों से इधर उधर देख रही थी। चौक में काफी चहल पहल थी। मैं बहन के साथ एक दुकान पर बैठा एक अपहृत की गई लड़की के बारे में बातचीत कर रहा था, जिसके विषय में हमें यहाँ इत्तिला मिली थी कि वह बाजार सबुनिया में एक हिंदू बनिए के घर मौजूद है। यहाँ गुफ्तगू खत्म हुई तो मैं उठा कि उस पगली से झूठ मूठ कहकर उसे पाकिस्तान ले जाने के लिए तैयार करूं कि एक जोड़ा उधर से गुजरा। औरत ने घूंघट निकाला हुआ था, छोटा सा घूंघट। उसके साथ एक सिख नौजवान था, बड़ा छैल छबीला, बड़ा तंदुरुस्त और तीखे तीखे नक्शों वाला। जब ये दोनों उस पगली के पास से गुजरे तो नौजवान एकदम ठिठक गया। उसने 2 कदम पीछे हटकर औरत का हाथ पकड़ लिया, कुछ इस अचानक तौर पर कि लड़की ने अपना छोटा सा घूंघट उठाया। लट्ठे की धुली हुई सफेद चादर के चौकटे में मुझे एक ऐसा गुलाबी चेहरा नजर आया जिसका हुस्न बयान करने में मेरी जबान लाचार है। मैं उसके बिल्कुल पास था। सिख नौजवान ने इस सौंदर्य की देवी से उस पगली की तरफ इशारा करते हुए धीमे से कहा, तुम्हारी माँ। लड़की ने एक क्षण के लिए पगली की तरफ देखा और घूंघट छोड़ लिया और सिख नौजवान का बाजू पकड़कर भींचे हुए लहजे में कहा, चलो। और वे दोनों सड़कों से जरा इधर हटकर तेजी से आगे निकल गए। पगली चिल्लाई, भाग भरी, भाग भरी। वह सख्त परेशान थी। मैंने पास जाकर उससे पूछा, क्या बात है माई? वह कांप रही थी। मैंने उसको देखा है, मैंने उसको देखा है। मैंने पूछा, किसे? उसके माथे के नीचे 2 गड्ढों में उसकी आंखों के बेनूर ढेले हरकत कर रहे थे। अपनी बेटी को, अपनी भाग भरी को मैंने देखा है। मैंने फिर उससे कहा, वह मर खप चुकी है माई। उसने चीख कर कहा, तुम झूठ कहते हो।
मैंने इस बार उसको पूरा यकीन दिलाने की खातिर कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ वह मर चुकी है। यह सुनते ही वह पगली चौक में ढेर हो गई।